जय हिंद जय बिहार। ये क्लास 10th के अ, हिंदी का लेसन है। गोधली का 7वां लेसन, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा तो समझ रही है, रीति रिवाज। मूल्यांकन मतलब उसका मूल्य आंकना। जैसे कॉपी का आपका मूल्यांकन किया जाता है। कॉपी आप लिख के आते हैं तो उसका फिर टीचर लोग, शिक्षक लोग उसका मूल्यांकन करते हैं कि वो बच्चा कितना लिखा है, मूल्य आंकता है। तो ये जो हमारे लेखक हैं रामविलास शर्मा जी, ये परंपरा का मूल्यांकन कर रहे हैं। हमारे देश की परंपरा, हमारे देश की गौरव गाथा क्या है, क्या नया है, क्या पुराना है, क्या नए चीज़ हर कुछ अच्छे हैं, क्या हर पुराने कुछ में कमियां हैं। ये एक महान आलोचक भी हैं। और किसी भी चीज़ की आलोचना करने की क्षमता उसी व्यक्ति में होता है जिसके अंदर ज्ञान हो। मतलब किसी में एक खोट को निकाल लेना और उसके विस्तार करना और उसके अवगुण से परिचित करा देना, ताकि वो अपने कमियों को दूर कर देश दुनिया की तरक्की में अपना योगदान दे सके। ये हमारे रामविलास शर्मा जी बहुत ही विद्वान हैं। ये मतलब बहुत साहित्यिक चीज़ों का आंतरिकता से अंदर घुस करके उसका मूल्यांकन किए हैं और बताए हैं कि हमारे संस्कृति में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से हम अपने संस्कृति से गीता, पुराण, रामायण, महाभारत से जुड़कर हमारी संस्कृति किस तरह मजबूत है अन्य देशों की अपेक्षा। यहाँ तक कि अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया, तो ऐसे देशों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा की गई है। आज देखिए, इंग्लैंड में जो शेक्सपियर हुए, ऐसा नाटककार फिर कोई पैदा नहीं हुआ। इन्होंने बताया है, इतनी अच्छी अच्छी बात बताया है कि जिस तरह शेक्सपियर के तरह दूसरा कोई नाटककार नहीं आया, हमारे धर्म ग्रंथ गीता और रामायण की तरह कोई परंपरा का जोड़ने वाले संस्कृति नहीं आई। अन्य देशों की अपेक्षा हमारी संस्कृति बहुत अच्छा है। साथ साथ ये भी इन्होंने बताया है कि समाजवादी, पूंजीवादी और सामंतवादी व्यवस्था किस तरह आपस में वर्ग संघर्ष करते हैं। क्या सामंतवादियों का, समाजवादियों का और पूंजीपतियों का आपस में वर्ग संघर्ष संभव है? अर्थात पूंजीपति, उद्योगपति लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, मजदूर से काम करवाते हैं, तो क्या उन्हें उचित मजदूरी देना ना देना साहित्य परंपरा के अनुकूल है या नहीं? बिना वर्ग संघर्ष किए क्या उन्हें देना चाहिए या नहीं? ये बहुत छोटे छोटे चीज़ों पर बारीकियों से इतना उजागर कर दिए हैं कि अगर गौर से देखेंगे तभी आपको उस सागर में मोती और सिप दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा। बहुत गहराई में बहुत सारे चीज़ को इन्होंने उखेर कर रख दिया है, जिसकी चर्चा हम बहुत ही विस्तार रूप से करेंगे। पहले इनका हम पहले कुछ जान लें। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा द्वारा रचित है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के ऊंचा गांव सानी 1912 ईस्वी में हुआ था। ये सुप्रसिद्ध आलोचक, सबसे पहले ये आलोचक जाने जाते हैं। ये विचारक हैं और निबंधकार भी हैं। तो परंपरा का मूल्यांकन इसी पुस्तक, परंपरा का मूल्यांकन ही पुस्तक है, उसी पुस्तक से एक अंश से लिया गया है, यानी ये एक निबंध है। ध्यान रखिए, परंपरा का मूल्यांकन जो है वो एक निबंध है आपका। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया तथा इसी विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने अध्यापन कार्य, मतलब अपना कैसे जीवन यापन चलेगा, इसके लिए इन्होंने अपना पढ़ाई के बाद अध्यापन कार्य किया। तलवंत राजपूत तलवंत राजपूत कॉलेज आगरा में अंग्रेजी विभाग में पढ़ा पठन पाठन कार्य शुरू किया। इसके बाद आगरा में ही ये निदेशक निदेशक होगा जी निदेशक निदेशक के पद पर ये आसीन हुए और 2000 ईस्वी में 2000 ईस्वी में ये दुनिया को अलविदा कह गए। इतने बड़े महान कहानीकार, विचारक और आलोचक को सत सत नमन करता हूँ। यह कहानी परंपरा का नाम की पुस्तक से संकलित है। देखिए, आजकल के लोग जो होते हैं, किसी की आलोचना डर से नहीं करते हैं। डर एक विचारक, एक आलोचक, एक ज्ञाता को, जब तक हम किसी की कमियों को नहीं बताएंगे, वो अपनी कमियां दूर नहीं करेगा। लेकिन आज मैं देखता हूँ हर जगह चापलूसों की कमी नहीं है। शिक्षण संस्थान हो, पंचायत हो, नगर, हर जगह, ऑफिस में, कार्यालय में, दफ्तर में, सभी जगह चापलूस चमचे भरे रहते हैं। उनको लज्जा नहीं आता है। उनके सख्त विरोध करना चाहिए। जो गलत है उसे गलत करेंगे। विचारक का ऐसा ही काम। ये लगता है ये एक अनमोल हीरा है। रामविलास शर्मा जी अनमोल हीरा हैं, जो किसी की आलोचना करने से डरते नहीं हैं। सच्चाई को उभार कर अपने लेखनी से उड़ेल देते हैं, बता देते हैं दुनिया वालों को।
यह निबंध नई पीढ़ी में परंपरा और आधुनिकता को युगानुकूल नई समझ विकसित करने में सराहनीय योगदान करता है। ये बता रहे हैं कि क्या हमें अपनी परंपरा को अपनाना चाहिए या नहीं, रूढ़िवादी विचारों को बदलाव लाएं, लेकिन किस तरह लाएं, ये बहुत सोच समझ करके चलना है। जैसे रूढ़िवादी विचार में हम चलते हैं कि अगर मजदूर मालिक का शोषण करता है, मालिक अगर मजदूर का शोषण करता है तो हम किस तरह से उससे निपटेंगे। इन सारे पहलुओं पर अगर गहराई से देखेंगे तो इस छोटी सी लेखनी से बहुत बड़ी बड़ी बात लिखे हैं, हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। हमारे यहाँ परंपरा रामायण और महाभारत से जुड़ा हुआ संस्कृति की कड़ी है, जिससे महर्षि वाल्मीकि एवं व्यास की अहम भूमिका है। ये देश की संस्कृति को जोड़ने में इन महान महर्षियों का सशक्त नमन करना चाहिए हम लोगों को, जिनके कारण आज विश्व में हमारी संस्कृति सबसे मजबूत है। समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से रहकर हम बाहर रहकर समाज के देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं, समाज को विकसित नहीं कर सकते हैं, मनुष्य विकसित नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरह तो समाजवाद तो हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। ये राष्ट्र को एक कड़ी में जोड़ के रखता है। देश के साधनों का समुचित उपयोग सामाजिकवादी अवस्था में ही संभव होता है। हम समाज में ही रह करके एक दूसरे से कड़ी से जुड़े रहते हैं और हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था में और सामंतवादी व्यवस्था में नहीं मिलेंगे। साहित्य परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में संभव है। कैसे संभव है, जरा देखिए। एक पूंजीपति लोग गरीब के दर्द को नहीं समझते हैं, मजदूर के दर्द को नहीं समझते हैं, लेकिन मजदूर समझता है कि ये मेरे मालिक हैं, ये हमारा कर्म है, ये हमारा फर्ज है, और उनको इज्जत करते हैं। लेकिन मालिक लोग जो होते हैं वो उनको नीचे नजरिया से देखते हैं। मजदूर लेबर समझते हैं, उनकी जिंदगी की इज्जत, उनके कदर नहीं करते हैं। लेकिन अगर वही मजदूर काम करना बंद कर दे तो उनकी फैक्ट्री में ताला लग जाएगा, वो भूखे मर जाएंगे। जिस मजदूर का हम अपमान करते हैं, रोड बनाने वाले, घर बनाने वाले, प्लेन बनाने वाले, जिस किसी का भी अपमान करते हैं, उसके बिना हम घर में रह नहीं सकते हैं। इसी फुटपाथ पर भी रहना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम उसका अपमान करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं महान कवि, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। हम समाज की कड़ियों में जुड़ करके रहते हैं। क्यों? क्योंकि समाजवादी संस्कृति प्राचीन संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती। जो हमारे परंपरा है, वेद, रामायण, गीता, पुराण ग्रंथ हैं, उसमें मानवता का पाठ पढ़ाया गया है। पूंजीवादी लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती, वो धन के घमंड में चूर रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे विद्वान रावण रहता था, अंत में विनाश हो जाता है। इसलिए समाजवादी व्यवस्था में लोग अपनी संस्कृति को नहीं भूलते, अपनी परंपरा को नहीं भूलते, किसी के मान सम्मान को नहीं भूलते। लेकिन पूंजीपति लोगों को किसी का दिल दुखाते अपमानित कर उसे वक्त भी नहीं लगता और तनिक में चकनाचूर कर देते हैं। उसे आत्मसात करने के साथ समाजवादी व्यवस्था हमारी संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है और सभी को साथ लेकर के वो आगे बढ़ती है। यह कहानीकार कहते हैं कि भाप इंजन, बिजली से चलने वाली मशीनों का उपयोग समाजवादी और पूंजीवादी दोनों व्यवस्था, देखिए यहाँ दोनों पहलुओं पर उन्होंने नजर डाला है। एक तरफ लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं, एक तरफ लकड़ियों से खाना बनाते हैं, दूसरी तरफ आज हम भाप इंजन और बिजली से चलने वाली मशीन का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहा है कि ये दोनों की मांग है, समाजवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था में बिना बिजली को चल नहीं पाएंगे, कंपनी फैक्ट्री जो भी चलाना हो उससे चल नहीं पाएगा बिना बिजली के। तो यहाँ पे कहता है कि समाजवादी व्यवस्था वाले लोगों को भी इसका लाभ उठाना चाहिए, वो क्यों अंधेरे में रहेंगे। तो दोनों व्यवस्था में इसकी जरूरत है। तो कह रहे हैं कि दोनों पहलुओं पर पूंजीवादी लोगों को भी, सामंतवादी लोगों को भी समाजवादी व्यवस्था के साथ जुड़ के चलना चाहिए, उसे समझना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कहानीकार कह रहे हैं इसमें। साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, साहित्य मात्र विचारधारा नहीं है। कहानीकार कह रहे हैं साहित्य मात्र विचारधारा नहीं है, बल्कि इसमें मनुष्य की भावनाएं व्यंजित होती है, मनुष्य का भाव उभर के आता है। हमारे अंदर दया का भाव है, हम ऐसा उत्पादन करेंगे वहां जाएगा, देश का नाम होगा। आज हम लोग छोटी छोटी बातों को सोचते हैं, कौन? जिसके अंदर दिल हो। लेकिन पूंजीपतियों के पास वो दिल नहीं होता है, वो तो लोग केवल शोषण करना जानते हैं। ये सच है, लेकिन हम लोग शोषित, उपेक्षित होते रहते हैं। क्यों? जिस दिन अपनी हक की लड़ाई चिन्ह जाएंगे, पहचान जाएंगे, तो उन पूंजीपतियों को खाना मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अन्न भी हम ही उपजाते हैं, सड़क भी हम ही बनाते हैं, घर भी हम ही बनाते हैं और सब कुछ हम ही बनाते हैं। इसलिए पूंजीपतियों सावधान हो जाइए
कि अगर मेरा समाजवादी व्यवस्था पर हस्तक्षेप किए, गरीबों का शोषण किए, तो फिर आपको खैर नहीं मिलने वाला है। साहित्य में विकास प्रक्रिया चलती रहती है। नकल करके लिखा गया साहित्य उद्धम कोटि का होता है। देखिए, अब किसी चीज को हम नकल करके देखते हैं तो जो हम चीज नकल करके लिखे हैं वो साहित्य कहते कि अच्छा नहीं होता। जो अंतरात्मा, जैसे हम बता रहा हूं, मजदूर, मालिक, पूंजीपति, समाजवादी, सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीपति लोग अगर ये समझ लेंगे दिल से कि इसी मजदूर के बल पर मेरी कंपनी चलती है और इससे मेरी आय होती है और इन्हीं के बल पर हमें चलना है, तो कभी किसी मालिक और मजदूर के बीच संघर्ष नहीं होगा, शोषण का विवाद खत्म हो जाएगा, दोनों मिलकर प्रेम भाईचारे से उत्पादन करेंगे और देश दुनिया 3 गुना रात चौगुना तरक्की करेगा। लेकिन उनको समझ कहाँ आता है, खोखली भंडार में वो रहते हैं, अकल के दुश्मन रहते हैं। तो यहाँ कह रहे कि नकल करके सीखा गया साहित्य नीच कोटि का होता है, उद्धम कोटि अच्छा नहीं होता है। तो जो लोग पूंजीपति है वो नकल करके एक तरह से साहित्य, वो अपनी साहित्य बनाते हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कुछ नहीं होता है। सच को अपनाइए, यही आपके जीवन के लिए बेहतर होगा। उत्तम कोटि का साहित्य दूसरी भाषा में अनुवाद किए जाने पर अपना कलात्मक सौंदर्य खो देता है। अब यहाँ कह रहे हैं कहानीकार कि जो उत्तम कोटि का साहित्य है, जो हम दूसरी भाषा में लिखते हैं तो अपनी अस्तित्व, वास्तविकता को खो देता है। उस जैसे महर्षि वाल्मीकि रामायण लिखे, उसको तोड़ मरोड़ के तुलसीदास लिखे, तो कुल तो मिलाकर के करीब करीब 250 रामायण लिखे गए हैं, 250 क्वालिटी के रामायण लिखे गए, सब में अलग अलग। लेकिन जो वास्तविकता है, वास्तव में जो महर्षि वाल्मीकि ने रचना कर दी है रामायण की, अगर उसका कोई अर्थ जाने तो मतलब ज्ञान का अपार भंडार है। लेकिन कुछ टूटता गया, छूटता गया, टूटता गया, छूटता गया, और फिर इस तरह से। तो यहां पे इनका कहना 100% सही है कि उत्तम कोटि का साहित्य दूसरी भाषा में अगर हम अनुवाद कर देंगे तो अपने जो कलात्मक सौंदर्य है वो खो देता है, नहीं रहता है। जैसे रामायण की पंक्तियां में कहा गया, शूद्र गंवार ढोल पशु नाड़ी ये सब तारण के अधिकारी। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि ये जो सब हैं, शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, ये सब देख रेख में चलने के योग्य हैं, वरना ये गलतियां कर सकते हैं, इनसे कुछ भूल हो सकता है, इनके साथ कोई दुर्घटना हो सकता है। तो इन लोगों को अपनी ज्ञानियों की देख रेख में अगर हम रखें तो उनका जीवन यापन अच्छा से हो सकता है, यही इनका कहना था। लेकिन तोड़ मरोड़ के बेवकूफ़ लोग इसमें वर्णन कर दिए कि शूद्र गंवार ढोल पशु नारी ये सब पीटने के अधिकारी, तो ये गलत है। तो महर्षि वाल्मीकि ने जिस भाव में लिखा, अगर हम उसके दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो सही उसका हम अर्थ नहीं समझ पाते हैं, अपने मूल कलात्मक सौंदर्य को वो खो देता है, कहानी हो या साहित्य हो। शेक्सपियर की तरह इंग्लैंड में कोई नाटक का रचना करने, शेक्सपियर कहानीकार तो बहुत बने, लेकिन शेक्सपियर में जो लिख दिया है, उनकी नाटक को कोई अनुवाद करके दूसरी भाषा में पढ़ता है तो मजा, वो दिलचस्पी नहीं आता है जो उनके लिखे हुए काव्यात्मक सौंदर्य में होता है। इस तरह से थोड़ी सी परिचय है। अब हम विस्तार पूर्वक इसको, कहानी को क्लियर कर देते हैं, आपको अच्छी तरह समझाने का प्रयास करते हैं। गौर से और ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। परंपरा का मूल्यांकन, हमारे देश के रीति रिवाजों, धर्म, पूंजीवादी सामंतवादी व्यवस्था, बिजली भाप से चलने वाली मशीन से लेकर के साहित्यिक सौंदर्य, एटम बम से लेकर के अमेरिका रूस की कहानियों, बड़े बड़े कहानीकारों के नाम इसमें दिए गए हैं, और सबके कुछ न कुछ अवशेष मिले हैं, और कुछ खोए हैं और कुछ पाए हैं, सारे चीजें ध्यान से सुनेंगे जरा इसे। ये कहानी परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा द्वारा निबंध लिखा गया है। ये एक बहुत ही महान आलोचक हैं। इसमें लेखक ने प्रगतिशील रचनाओं के विषय में अपना विचार प्रकट किया। इसमें लेखक ने, आज जो प्रगति की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रगतिशील रचनाकारों के विषय में अपना विचार दिए हैं। लेखक का मानना है कि क्रांतिकारी साहित्य रचना करने वालों के लिए परंपरा का ज्ञान होना जरूरी है। जो क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहते हैं उनको परंपरा का अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो साहित्य उत्तम कोटि का नहीं होगा, क्योंकि साहित्यिक परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है और साहित्य की धारा भी बदली जा सकती है। अगर परंपरा का ज्ञान रहेगा तो हम साहित्य की धारा को अच्छी तरह से मोड़ पाएंगे और हम विकास की दुनिया में आगे बढ़ पाएंगे। प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं, अपितु साहित्य की परंपरा का एक मूर्त ज्ञान है। अगर साहित्य की परंपरा में हम घुस करके देखते हैं, अंतर जा करके देखते हैं, तो ज्ञान का भंडार मिलता है। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए हम सर्वप्रथम उस साहित्य के मूल का निर्धारण करते हैं
जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिकों की हितों की प्रतिबिंबित करता है। मैंने बताया कि यहाँ पूंजीवादी वर्ग और मजदूर वर्ग यानी समाजवादी वर्ग दोनों के बीच अगर हमें सामंजस्य लाना है तो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिकों के हितों के भी प्रतिबिंब रखना होगा, ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही हम उस साहित्य पर भी ध्यान देते हैं जिस रचना का आधार शोषितों का श्रम होता है। हमारे मजदूर जो श्रम करते हैं उसके अनुसार ध्यान रख के ही हम नए समाज की रचना करें। जनता के लिए कितना उपयोगी है तथा उसका उपयोग किस तरह होना चाहिए, इसके अतिरिक्त जो साहित्य धनी वर्गों के हित साधना के उद्देश्य से रचा गया है उसे भी पढ़कर देखना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कहानीकार कि चाहे श्रमिक वर्ग हो या धनिक वर्ग हो, दोनों के तालमेल बैठा करके ही एक नए साहित्य की, प्रगतिशील साहित्य की रचना करनी चाहिए, अन्यथा कभी समाज में सामंजस्य नहीं बन पाएगा। उसे भी परख कर देखना चाहिए कि यह धनी वर्ग का साहित्य है अथवा निर्धन वर्ग का। कह रहे हैं कि दोनों को जब तक हम परख के एक नई समाज की रूपरेखा तैयार नहीं करेंगे तब तक हमारे देश का विकास संभव नहीं है। पूर्व काल में समाज में वर्गों की रूपरेखा स्पष्ट दिखाई नहीं देती थी, सही बात है, पहले नहीं देती थी। सभ्यता के अनेक तत्वों की तरह साहित्य भी ऐसे तत्व होते थे जो विरोधी वर्गों के काम आते थे। कभी कभी विरोधी अपने काम मार्ग से भटक भी जाते हैं, तो हमें पूंजीपतियों और श्रमिक वर्गों के बीच एक सामंजस्य लेकर के एक नए साहित्य का निर्माण करना चाहिए जिससे दोनों को लाभ मिल सके। सभ्यता के विकास के साथ साथ साहित्यिक परिवेश में भी परिवर्तन होता है। जैसे आग जलाकर खाना पकाना मानव सभ्यता का सामान्य तत्व बन गया है, ये पहले होता था, लेकिन आज हम भाप इंजन, बिजली से चलने वाली मशीन का उपयोग कर रहे हैं। ये समाजवादी और पूंजीवादी दोनों व्यवस्था के लिए जरूरी है। अगर आप पहले आप लकड़ी से खाना बनाते थे और अब हम भाप इंजन से चलते चलते अब कोयले पर चलने वाली, बिजली से चलने वाली है मशीनों के ऊपर जब हम आ गए हैं, तो हम दोनों व्यवस्थाओं, पूंजीवादी और समाजवादियों को लेकर चलेंगे, तभी दोनों का विकास होगा। इसी तरह साहित्य का हर स्तर धनी वर्ग के हितों में बंधा नहीं होता। साहित्य जो है किसी एक वर्ग में नहीं बंधा होना चाहिए, ये दोनों पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि हर स्थिति में साहित्य की व्यापकता कायम रहती है, चाहे पूंजीवादी व्यवस्था हो या साहित्यवादी व्यवस्था हो, समाजवादी व्यवस्था, क्योंकि साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध रखता है। साहित्य किसी एक की बात, आज अगर किसी, जैसे कोई जज किसी अपराधी को अगर हत्या के अपराधी को अगर जमानत दे देता है तो वही नियम किसी दूसरे अपराधी पर लगता है और कोर्ट में जाता है, उसे भी बेल देना पड़ता है। लेकिन वो मूर्ख जज लोग करते हैं, लेकिन अच्छे जज हैं वो अपने तजवीज से, अपने नियम के अनुसार, अपनी सोच से और अपनी समझ से एक नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं कि अगर अपराधी है तो उसे समाज में रहने का हक नहीं होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, ताकि समाज में शांति अमन कायम रखे। तो यहाँ पे मिला जुला के पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्थाओं को मिला के तालमेल के साथ कोई किसी का शोषण न कर सके, न धनी वर्ग को हानि हो, न समाजवादी श्रमिक वर्ग को हानि हो, इन सब चीजों पर ध्यान रख के साहित्य की रचना करने से ही हमारे देश का विकास होगा। मनुष्य आर्थिक जीवन के अलावा एक प्राणी के रूप में भी जीवन व्यतीत करता है। सिर्फ अर्थ से मतलब नहीं है, एक प्राणी भी है, उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति भी है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है। तो समाज में रहने वाले लोग साहित्य से अलग नहीं हो सकते। कैसे कहते हैं कि ये हमारे नियम के विरुद्ध है, लेकिन पूंजीपति लोग नहीं समझ पाते हैं, जो से प्राणी मात्र से जोड़ती है। जो पूंजीपति लोग होते हैं उनको सिर्फ पैसे से मतलब होता है, पैसा है उनका धन, पैसा है उनका घर, पैसे उनके परिवार, पैसे उनके सब कुछ है। लेकिन समाजवादी लोग सभी प्राणियों को लेके चलते हैं, छोटे बड़े ऊंच नीच सबको साथ लेके चलते हैं। साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, बल्कि इसमें मनुष्य की भावनाएं का भी सामंजस्य होता है। साहित्य में विकास प्रक्रिया चलती रहती है, साहित्य सभी को जोड़ करके चलता है। जैसे जैसे समाज का विकास होता है वैसे वैसे साहित्य का भी विकास होता है, अर्थात सामाजिक परिदृश्य के अनुसार साहित्य का निर्माण होता है। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि सामंती समाज के कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज के कवि श्रेष्ठ है। पूंजीवादी क्या पैसे है, पूंजीवादी कवि है तो क्या ज्यादा श्रेष्ठ है? समाजवादी सारे पहलुओं पर नजर रखता है, पूंजीवादियों को भी देखता है और समाजवादियों को भी देखता है, जैसे हमारे ये आलोचक विचारक देख रहे हैं। व्यवहार में यही देखा जाता है कि 19वीं तथा 20वीं सदी के कवि, क्या भारत के, क्या यूरोप के, या तमाम कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों के रचनाओं का मनन करते हैं। पुराने कवियों के रचनाओं का मनन, तो यहां मनन करना, अगर आप एक सामाजिक प्राणी हैं
तो मनन क्या, आप अपनी आत्मशक्ति से उसका मंथन करिए और सत्य की राह से साहित्य का निर्माण करिए। ये हमारे महान विचारक कवि कह रहे हैं, उनसे सीखते हैं और नई परंपराओं को जन्म देते हैं। पहले वाले जो पुराने कवियों हैं उनसे सीख करके वो एक नया कुछ लिख करके नई परंपराओं को जन्म देते हैं, लेकिन दूसरी ओर उनका कहना है कि ये नकल किया हुआ, ये कोई नकल पुराने विचारों का पढ़ लिया, उसे नकल कर लिया, नकल करके साहित्य का निर्माण कर दिया। तो कह रहे हैं ये कि जन्म देते हैं, तो नकल करके लिखा गया जो ये साहित्य है वो उच्च कोटि का नहीं होता, ये अधम कोटि का, नीच कोटि का होता है। और साहित्य असमर्थता का सूचक होता है। ऐसे साहित्य नहीं कि पहले कैसे मैंने बताया कि एक जज है, किसी अपराधी को अगर सजा से बरी कर दिया लेकिन दूसरा जज कर दे, नहीं है, वो जज है, कानून जानता है। अगर कानून जानता है तो किसी विचार अपने स्तर से विचार अध्ययन करके, किसी की बातों पर नहीं, जो कानून व्यवस्था है, जो मानसिकता है, उन सारे पहलुओं पर हम ध्यान दे करके और तब हम किसी चीज पर निर्णय करेंगे। जैसे कोई निर्दोष लगता है, निर्दोष है पूरी तरह, उसे फंसा दिया गया है, तो जज का उत्तरदायित्व होता है कि हम इस पर अच्छे से ध्यान दें। जिस तरह ये इतिहास गवाह है कि मजदूर वर्ग का पूंजीपति लोग शोषण करते हैं। क्या विचारकों को, आलोचकों को कभी दिखा, पूंजीपतियों को कभी दिखा कि हम इस पर सोचें, समझें और इसका कड़ा विरोध करें? नहीं, ये तो शर्मा जी की लेखनी में इतनी दम थी जो विरोध करिए। ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए समाज में एक विशेष नियम के तहत, लेकिन नियम क्या बनेंगे, कानून सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। साहित्य अदम, दूसरे के देख करके लिखा गया साहित्य अदम पर सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक है। लेकिन उत्तम कोटि का साहित्य दूसरी भाषा में, ये भी कह रहे हैं कि दूसरी भाषा से अगर हम अपनी भाषा में, यानी अगर अंग्रेजी में लिखा गया हम हिंदी में अगर उसके अनुवाद कर देते हैं, तो जैसे शेक्सपियर का लिखा हुआ कहानी है, अगर हम अपनी भाषा में अनुवाद करते हैं तो अपनी मूल सौंदर्यता को वो खो देता है, मूल खूबियों को खो देता है, अपनी वास्तविकता को खो देता है। हाँ, ये सही है कि हम शेक्सपियर की लिखी गई इंग्लिश की किताबें हिंदी में अनुवाद करके हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन वो उसकी वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाते हैं। जिस तरह महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में सारी रामायण की रचना की, तो उनकी मूल कलात्मक सौंदर्य बाकी कोई रचनाकार उसमें खोते गए। जो उनकी रचनाकार जो महाज्ञानी हैं, उनका वृत्तांत जब सुनाते हैं तो उनका एक अलग अर्थ निकल के आता है जो अंतरात्मा से जुड़ जाता है। यहाँ कहानीकार बिल्कुल 100% सही कहे हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित, क्योंकि दो ही रूप का भौतिकवाद है। अगर आप इन दोनों पहलुओं पर पूंजीवादी और पूंजीवादी और समाजवादी पर देखते हैं तो भौतिकवादी मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित करता है। आज भौतिक सुख की तरफ लोग बढ़ रहे हैं तो यह आर्थिक संबंध को प्रभावित कर देगा, उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करना पड़ता है। आप भौतिकवादी की तरफ बढ़ रहे हैं तो स्वाधीनता, जैसे आप गाड़ी से चलते हैं तो आप पैदल चलने की स्वाधीनता को खो रहे हैं, आप प्लेन से चलते हैं तो साइकिल की स्वाधीनता को खो रहे। तो जो वास्तविकता है, भौतिक सुख की तरफ आप जाइएगा तो वास्तविकता नहीं मिलेगा। जो हम बिजली से पंखा का हवा लेते हैं वो, और प्राकृतिक पेड़ों के नीचे जो हमें हवा मिलता है, वो वास्तविकता की कभी अनुभूति नहीं होगी, जो सच्चाई है। आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात है, तो उनके द्वारा चेतना का निर्धारण दूसरी बात है। आर्थिक संबंध से तो प्रभावित होता ही है और चेतना का भी निर्धारण हम सही नहीं कर पाते। भौतिकवादी का अर्थ है भाग्यवादी, जैसे हम कहते हैं कि ये हम गाड़ी के बंगला आ गया, तो भाग में कुछ नहीं, भाग में सच्चाई से, सच्चाई को मानिए, सच्चाई को मानेंगे तभी जीवन के सभी मूल्यों को आप समझ पाएंगे। न तो मनुष्य परिस्थिति का नियामक है और न ही परिस्थिति मनुष्य का नियामक है, वो एक दूसरे के पूरक नहीं। हम किसी परिस्थिति से समझौता कर सकते हैं, दोनों पर द्वंद्वात्मक संबंध है। इसलिए साहित्य सापेक्ष रूप में स्वाधीन होता है, साहित्य किसी का गुलाम नहीं होता है। उसकी लेखनी आग उगलना है तो आग ही उगलेगी। सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा, इस पर सामंती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र थे। महान सामंती कविता के दो, भारत और ईरान। देखिए इतिहास क्या बताता है। सामंतवादी पर दुनिया में कायम रहा भारत और ईरान। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। देखिए कितना अच्छा बात कहें कवि, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली लोग जो हैं उनकी भूमिका अहम होती है। अपनी प्रतिभा से, अपनी लेखनी से सच को सामने लाना चाहिए जिसमें युग का परिवर्तन हो। इसका अर्थ यह नहीं कि श्रेष्ठ कृतित्व में दोष नहीं होते, कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है। देखिए दोष तो होता है, सब में थोड़ी बहुत कुछ गुण है तो कुछ अवगुण भी है, कोई ऐसा चीज नहीं जिसमें अवगुण ना हो।
हीरा में चमक होता है, हीरा कीमती होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि चाटने से मर जाता है। तो अलग अलग, खैर, क्योंकि ऐसी कला निर्जीव होती है जिसमें कोई दोष नहीं हो, वो कला निर्जीव होती है। उसके अंदर अहंकार हो जाता है जिसके विरुद्ध कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हो। जैसे रावण ज्ञानी होते, महान ज्ञानी होते हुए भी उसके विरुद्ध कोई बोलने वाला नहीं था, आलोचना करने वाला नहीं था, इसलिए वो क्या हुआ, दुष्ट हो गया और अंत में उसका हत्या वध करना पड़ा। इसलिए प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ लिखनीय कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिभाशाली हैं उनको कुछ अद्वितीय ढंग से कुछ जरूर कर जाना चाहिए इस दुनिया के लिए। अंग्रेज कवि टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल के काव्य सागर की तरंगों के ने हृदय के आनंद वैभव को समाप्त कर दिया, लेकिन वर्जिल के काव्य सागर की तरंगे हृदय की आनंद विहल कर देती। देखिए, कोई अंग्रेजी राइटर है, उसका अनुवाद अगर दूसरी भाषा में कर दिया जाए तो उसकी वास्तविकता नहीं मिल पाएगा जो लेखक सही में अपने लेखनी से लिख देते हैं। यही कवि कहना चाहते हैं, हमारे लेखक कहना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का विनाश होता है, न कि उसके काव्य का। जो राइटर हैं, शेक्सपियर जैसे लिख गए इंग्लिश में कोई भी बुक, तो वो चले जाएंगे, लेकिन उनका काव्य कभी नहीं जाएगा। अतः साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की तरह तरह के समुदाय की भूमिका होती है। जो प्रतिभाशाली लोग हैं तो वो अपनी लेखनी से सत्य को लिख डालें, एक न एक दिन वो उभर के आएगा। डरना नहीं चाहिए, आलोचक बनना चाहिए, किसी का विरोध गलत है उसको करना चाहिए। नहीं करने से तो यहाँ अहंकार पनपते रहता है और लोग गलत करते रहते हैं, कोई उसका विरोध नहीं करता है। 19वीं सदी में शैली तथा वायरन ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को एकात्मकता की पहचान करने में सहयोग किया। भारतीयों ने भी अपनी स्वाधीनता संग्राम के दौरान एकात्मक को पहचाना। भारत में भी जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो हम एक होकर के लड़ गए। समाजवादी व्यवस्था का देन है। मानव समाज बदलता है और अपनी अस्मिता को कायम रखता है। अगर हम एक नहीं होते, समाज को जोड़ते नहीं, तो कभी आजादी मिलना संभव नहीं था। क्योंकि जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करता है, उसे इतिहास, एक संस्कृति, परंपरा के आधार पर निर्मित अस्मिता का ज्ञान अति महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह गांधी जी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाकर पूरे दुनिया को एक किया, पूरे भारत को एक किया और आजादी दिलाई, इसी तरह से जब हमारी समाजवादी व्यवस्था कायम हो जाएगी, बड़े बड़े जो प्रतिभाशाली लोग हैं अगर समाजवादी व्यवस्था को कायम करेंगे तो देश दुनिया की तरक्की वो दिन दूर नहीं जो 4 चांद छू पाएंगे। साहित्यिक परंपरा का ज्ञान के कारण ही पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल के लोग सांस्कृतिक रूप से एक हैं। देखिए, पूर्वी बंगाल हो या पश्चिमी बंगाल, दोनों की सांस्कृतिक रूप एक है। इसलिए आज वो शिक्षा का एक तरह से बहुत अच्छा केंद्र है। सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सब कहाँ के देन है? ये सब महान महान विद्वान कहाँ के देन है? कई विदुषियां भी बंगाल की हुई। तो इस तरह से जब हमारी एक समाजवादी व्यवस्था एक होगी तो मेरा समाज जरूर उन्नति की राह पर चल पड़ेगा। कोई भी देश बहुजातीय तथा बहुभागी होने के बावजूद जब उस पर देश की कोई मुसीबत आती है, उस समय हम राष्ट्रीय अस्मिता के प्रेरक बनकर लोगों को मुसीबत से लड़ने में सहयोग करते हैं। जिस तरह से हमारा देश कोरोना काल में पूरा एक हो गया, बहुजाति बहुभाषी सभी लोग एक होकर के इससे जंग लड़े, डॉक्टर अपने क्षेत्र में, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में, और इस तरह से इतने बड़ी महामारी से आज़ादी पाएं। इसके पहले, कोरोना के पहले बहुत सारी तरह तरह की महामारियां आती थी, तो देश एक होकर के सहयोग बन के समाजवादी व्यवस्था से लड़ते हुए हम देश से मुसीबतों से छुटकारा पाए हैं। लेकिन पूंजीवादी लोग क्या करते हैं? एक छोटी सी दवाई के वैक्सीन के शीशी को महंगे दामों पर बेचते हैं क्योंकि उन्हें लाभ चाहिए। लेकिन समाजी लोग ऐसे सामाजिक व्यवस्था के लोग हुए जो शमशान में मुफ्त में लोगों को लाशें जलाए, ट्रस्ट बना के समाजवादी व्यवस्था के तरफ लावारिस लाशों को दाह संस्कार किया। लेकिन पूंजीपतियों ने कभी बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा नहीं लिया। बहुत सारे पूंजीपति तो ऐसे हुए कि कम कीमत के दवा को बहुत ऊंचे दाम पर बेचे, कितने लोग उसके कारण मर गए। क्या मिलेगा? आए हैं खाली हाथ, फटे गुदरिया में और जाएंगे नए में लिपट कर। क्यों करते हैं ऐसा? चेत जाइए पूंजीपतियों, चेत जाइए, वरना रावण की तरह शायद उससे भी बुरा हाल ना आपका हो जाए। हिटलर के आक्रमण के समय रूसी जाति को बार बार अपनी साहित्य परंपरा का स्मरण किया गया। समाजवादी व्यवस्था की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव विच्छिन्न है, किंतु जातीय अस्मिता की दृष्टि से अविच्छिन्न। देखिए, जाति नहीं, समाजवादी व्यवस्था, जाति व्यवस्था तो आपस में तोड़ देता है जी। सोवियत समाज जारशाही रूसी समाज से भिन्न था। सोवियत समाज की जारशाही व्यवस्था, जार का निरंकुश शासक तो
मजदूर किसानों पर गोलियां चलवा दी थी। ये कहाँ का व्यवस्था है? तो जो मेरा समाज था उस पर गोलियां चलवा के जारशाही रूस का शासक यानी पैसे वाले लोग निहत्तों पर गोलियां 9 जनवरी 1905 को निहत्तों पर गोलियां चला के हजारों हजार को मार दिए थे। यह हमारे पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे बड़ा खामियाजा दोष है। टॉलस्टॉय सोवियत समाज के में पढ़े जाने वाले साहित्य के महान साहित्यकार हैं। टॉलस्टॉय महान साहित्यकारों में इनकी गिनती होती है। रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने एवं पुष्ट करने के लिए साहित्यकार भी हैं। लेखक के अनुसार समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर ही जाति में अस्मिता खंडित होती है। बाल्टी पुष्टि 1917 की रूसी क्रांति के पहल वहां रूस तथा गैर रूसी किंतु एक समाजवादी व्यवस्था के तहत जातियों का संबंध बड़ा परिवर्तन हुआ। सभी जातियां एक हो गई। जब एक हो जाएंगी तो समाजवादी व्यवस्था का रूप ले लेगा, सब कुछ बदल जाएगा। फिर भी जातियों का मिला जोकर राष्ट्रीय इतिहास जैसा भारत का है वैसा सोवियत का कभी नहीं हो सकता है। हमारे भारत का मुकाबला विश्व में कोई देश नहीं कर सकते हैं। हमारे की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, हमारे धर्म ग्रंथ, ये सभी पाक साफ और बहुत बेहतर हैं अन्य देशों की अपेक्षा। अन्य देशों की अपेक्षा माता पिता को तो लोग वैल्यू ही नहीं देते हैं। बाकी साहित्य और परंपरा का ज्ञान देंगे। आज शादी कल तलाक, किसके बच्चे पता नहीं। तो आज विश्व के कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हमारे भारत भूमि का, भारत के लोगों का कभी मुकाबला कर सके। सिर्फ भारत के पूंजीपति अगर सही हो जाएं, मजदूर वर्ग समाजवादी व्यवस्था का शोषण न करे तो देश दुनिया में तरक्की करते मेरे मुल्क को कभी वक्त नहीं लगेगा। चंद सेकंडों में मेरा मुल्क तरक्की की दुनिया पर आगे बढ़ जाएगा और सबसे आगे होगा। राष्ट्र के गठन में इतिहास का अविच्छिन्न प्रवाह बहुत बड़ी तेजी से निर्धारक होती है। लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना। राष्ट्रीयता की दृष्टि से भारत का संसार में ऐसा देश है जहां राष्ट्रीय एकता हमेशा कायम रहती है। हम लोग मिला जुला के चलते हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति इतिहास दूसरे मुल्क को भी अपनी ज्ञान देता है, शिक्षा संस्कृति देता है। और जो लोग यहाँ से शिक्षा संस्कृति हासिल करके जाते हैं वो एक दिन महान इतिहास की रचना भी करते हैं। अंग्रेज भी भारत है और यहाँ से जो परंपरा सीख के गया तभी वो भी एक अच्छी चीज का निर्माण कर पाया। यहाँ से सब कुछ सीख करके गया और कहता है भारत वो क्या देगा, भिखारी मेरे देश को क्या देगा। यहाँ से लूट करके ले गया, यहाँ की परंपरा को सीखा, ज्ञान को सीखा, क्योंकि भारत में विदेशों से बड़े बड़े लोग यहाँ ज्ञान सीखने आते थे। ये मेरा भारत ज्ञान की भूमि है। खासकर बिहार, इस संस्कृति के निर्माण में देश की कवियों की महान योगदान है। रामायण और महाभारत इस क्षेत्र की संस्कृति की एक बहुत बड़ी कवि है। हमारे संस्कृति को बचाए रखने में रामायण और महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, जिनके बिना भारतीय साहित्य की एकता भंग हो जाएगी। अगर ये नहीं रहे तो एकता कायम नहीं रहेगी। किसी भी बहुजातीय राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही जैसा कि वाल्मीकि और व्यास ने जो की है। जो लोग निस्वार्थ भाव से वेद ग्रंथ धर्म शास्त्र की रचना करेंगे, अंतरात्मा से रचना करेंगे, समाज के उत्थान की रचना करेंगे, वो निश्चित रूप से समाज मेरा विकसित होगा, एक बनेगा, एक है और एक बन के रहेगा भी। किसी भी देश की साहित्यिक परंपरा का मूल्यांकन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमारे देश का है, क्योंकि हमारे देश में पवित्र धर्म ग्रंथ रामायण और गीता है। लेखक ने कई सारे तर्क कुछ दिए हैं, आगे अभी और भी देखते हैं। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीय अस्मिता पहले से काफी पुष्ट हो गई है, इसकी कल्पना की जा सकती है। अतः समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। राष्ट्र की आवश्यकता है कि हम एक सूत्र में बंद कर रहे हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का अप्रवाह होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में कभी कामयाबी नहीं मिलती है, वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, लेकिन समाजवादी व्यवस्था पूरे राष्ट्र के लिए सोचता है। देश के साधनों के समुचित उपयोग समाजवादी व्यवस्था में ही होता है। साहित्य की परंपरा को पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही मिलता है, क्योंकि समाजवादी प्राचीन संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती। पुराने चीजों को भी हमारी संस्कृति को समाजवादी व्यवस्था जोड़ के रखती है। मेरे परदादा जी ने अपने पिताजी को अच्छे से रखा, मैं पिताजी को रखूंगा, मेरे बच्चे अच्छे से रखेंगे, तो यह हमारा भारतीय परंपरा है। लेकिन जो लोग विदेश गए, विदेशी सिस्टम, रीत, खान पान सब सीख के आए और अपने माँ बाप को भी तिरस्कार करने लगे। ये विदेशियों के आने से ये सीखे या तो दूसरे मुल्क में जाके सीखे। यह हमारी संस्कृति नहीं है, यह हमारे परंपरा नहीं है। पुराने परंपराओं जो लोग ऐसा सीखे हैं वो सम्मान करें अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों का, वरना उनके साथ भी वही होगा जो अपने को साथ वो करेंगे।
जो पुरानी संस्कृति है वो आत्मसात करके आगे बढ़ती है, सभी को एक लेके एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है। देश की निरक्षर निर्धन जनता जब साक्षर होंगी तो रामायण और महाभारत का ही अध्ययन नहीं करेगी, बल्कि उत्तर भारत और दक्षिण लोगों की कविताएं भी दक्षिण भारत के लोगों तक सभी को पढ़ने को मिलेगा और बड़े चाव से पढ़ेंगे, हर भाषा में पढ़ेंगे, उनकी जो मूल कथन है उन चीजों को समझेंगे, पूरे देश के लोग समझेंगे। देश में बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। तब अंग्रेजी भाषा प्रभुत्व जमाने की भाषा न होकर ज्ञान अर्जन की भाषा रहेगी। अगर हम सही रूप में अंतरात्मा से किसी दूसरी भाषा का अपनी भाषा में अनुवाद करेंगे, उनकी एक एक चीजों को सोचकर अगर विद्वान लोग ऐसा करेंगे तो हम सभी शिक्षा को ग्रहण करेंगे। शेक्सपियर की लिखी हुई कहानी अगर हूबहू उसी भाषा में उतार दिए जाए, उनकी मनोभाव को समझ करके, तो ज्ञान का भंडार बन जाएगा। जिस तरह महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथों में लिखा था, अगर उसी चीज हमारे यहाँ के विद्वान संत ऋषि अगर लिख देंगे तो ज्ञान का भंडार हो जाएगा। और संस्कृति तो ऐसे ही भारत की धरोहर अनमोल है। हम अंग्रेजी ही नहीं, यूरोप की अनेक भाषाओं का अध्ययन करेंगे, एशिया की भाषाओं के सहित यह हमारा साहित्य बहुत पुराना है। अगर हम यहाँ साहित्य का अध्ययन करेंगे, गहरा चिंतन करेंगे, उसमें लिखी गई सभी बातों का पर्दाफाश करेंगे, एक एक चीज को समझाएंगे, तो हमारा समाजवादी व्यवस्था सबसे मजबूत होगा और पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगा। वो विवश हो जाएंगे समाजवादियों को हक देने के लिए, और एक दिन उन्हें घुटने टेकने होंगे। इस तरह से ये हमारे महान निबंधकार रामविलास शर्मा ने जो अपनी बातें रखी है, हम सबको समझना होगा। सामंतवादी हो, पूंजीवादी हो, समाजवादी हो, पूंजीवादियों से मेरी अपील है कि हमारे समाजवादी व्यवस्था के मजदूर वर्गों का उसका हक दें, वरना ऐसा न हो कि एक दिन इनकलाब आ जाए और रावण की तरह सर्वनाश कर दे रहा हूँ। वो दिन देर नहीं, ऐसा होना जरूरी है कि जब जब देश में अत्याचार हुए हैं, इनकलाब आया है, इनकलाब आया है और आता भी रहेगा, आता रहा है और आता भी रहेगा। इसलिए हम सभी से अपील करते हैं कि एक मजदूर का मजदूरी उचित दें, वरना इनकलाब सब कुछ बहा करके ले जाएगा। इस महान विचारक और आलोचक को मैं सशक्त नमन के साथ ये कहानी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। महत्वपूर्ण यह है मुहावरा, लकीर का फकीर होना मतलब सिद्धांतवादी, प्रतिबिंबित करना मतलब उजागर करना, बिकाऊ माल बनना मतलब आश्रितों के अनुकूल होना, अधम कोटि का होना मतलब निम्न श्रेणी का होना, निर्णायक होना महत्वपूर्ण योगदान देना। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और क्यों? परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है जो सारी रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं अथवा साहित्य में एक नई परंपरा आरंभ करना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए परंपरा का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है तथा इस प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से साहित्य की धारा को मोड़ी जा सकती है। तो जिन लोगों को परंपरा का ज्ञान नहीं होगा, ये समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। समाज में परिवर्तन लाने के लिए हमें परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का ज्ञान, धर्मशास्त्र का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जिसके राह पर हम पूरे समाज को, पूंजीपति और समाजवादी सभी को जोड़ करके लेके चल सकते हैं।